हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कवर किया। उसमें हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने उसके जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखे कि हमने उसमें सैम्पलिंग के मेथड्स हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाया था। आज इस क्लास में हम लोग उनको वन बाय वन समझेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत तो उसका जो रैंडम सैम्पलिंग के जो टाइप्स थे आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जो एक कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब उसके साथ साथ ही अब जैसे हम लोग उसी टेबल को एक आज की क्लास में बहुत एक और ईजी मेथड से समझेंगे, ठीक है। इजी मेथड की डायरेक्टली कि एग्जाम में एक दूसरे तरीके से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उस अकॉर्डिंग भी हम आपसे या तो डायरेक्टली पूछे वो मेथड्स के रूप में कि आप बताइए ये सारे, क्योंकि मैंने आपको एक भी मेथड्स नहीं बचा है, सारे मेथड्स आपके उसमें मैंने कवर करवा दिए। लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए क्वेश्चन को मतलब अपन को क्या कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है दैट मीन्स आपको आप कोई सा भी क्वेश्चन क्या है क्रैक कर सकते हो इजीली, ओके। तो हम लोग अभी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में फर्स्ट हमने जो देखा था वो था डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सेकंड था रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड था मिक्स सैम्पलिंग, फोर्थ था अदर मेथड्स, राइट। तो फर्स्ट जो था हमारा डेलिब्रेट सैम्पलिंग के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें अपने ज्ञान, प्रशिक्षण, चातुर्य, अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी इकाइयों का क्या किया जाता है, छांटा जाता है, सैम्पलिंग की जाती है, जिससे और वह समस्त समय और क्या देते हैं उसके संबंध में उचित राय ली जाती है, उचित उसके लिए क्या किया जाता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है वो रिसर्च की जाती है। तो वो उस अकॉर्डिंग क्या है वो सैम्पलिंग क्या होता है हम लोग छटनी करते हैं, राइट। तो हम लोग डेलिब्रेट सैम्पलिंग वो कभी मतलब इसका कोई टाइप्स है नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इनकेस अगर पूछ ले जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने बात करी थी रैंडम सैम्पलिंग में, और एक होता है हमारे पास में मिक्स सैम्पलिंग में और अदर मेथड्स की। वो हम लोगों ने मेथड आप इसी टेबल के फॉर्म को में इजी मेथड में हम लोग देखते हैं क्या। मैं अब इसी को मैं आपको एक और सिंपल में एक मेथड में बताती हूँ कि सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पहली है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आप बोलोगे मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, तो वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। राइट, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नेक्स्ट सेकंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पहले तो प्रोबेबिलिटी का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इसको हम बोला जाता है संभावनाएं। क्या बोला जाता है, संभावना है, जिसके अंदर हम लोग एक अनसर्टेनिटी है जिसमें बनी रहती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने शायद पढ़ा हुआ होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें, जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे संभावना है जैसे कि एक बैग है और उसमें ग्रीन बॉल्स, वाइट बॉल्स, रेड बॉल्स वगैरह सब कुछ रखी हुई है। अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें आप बैग में हाथ डालिए, 6 तो बॉल्स ग्रीन है, 6 रेड है, 6 वाइट है, 6 पिंक है, 6 ऐसे करके उस बैग में रखी हुई है, राइट। तो अब मैं आपको बोलूँ कि बेटा आप इसमें से बॉल निकाल लिए। अब आपको हो सकता है आपके हाथ में वो 2 बॉल आपके रेड आ जाए, 3 बॉल आपके येलो आ जाए, 2 बॉल आपके वाइट आ जाए, 3 बॉल आपके ग्रीन आ जाए, तो वो कुछ भी आ सकती है, कुछ भी क्या रहती है उसकी संभावनाएं रहती हैं आने की। तो वो बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ बात हो रही सैम्पलिंग का मतलब आप जानते होंगे जो पूरी पॉपुलेशन में से हम लोग क्या एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी वो क्या है सैम्पलिंग है, छांटना सैम्पलिंग है।
तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब पहले हम लोग यहाँ पर देते हैं कि जहाँ पर हमारे पास, जहाँ हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो, इक्वल चांसेस आने की संभावनाएं हो, दैट मीन्स वो क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जहाँ इक्वल चांस आने की संभावना नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इक्वल, क्या है वो वहाँ पे सैम्पलिंग नहीं की जाती है, उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। मैं पहले आपकी डेफिनेशन समझा देती हूँ इसकी, फिर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन every number of the population has a chance of being in mainly used in quantitative research. Every number of the population has a chance of being in mainly used in quantitative research. Next, non-probability sampling. Not all numbers members of the population have an equal of participating in the study. In the study, right? अब देखिए इसमें बेटा फर्स्ट जो पूछा जा रहा है हमारे पास में कि प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है वो सैम्पलिंग जहाँ पर क्या कर रहे हो हम लोग, जो भी सैंपल जो भी किया जाता है उसकी जो सैम्पलिंग की जाती है वो इक्वल चांसेस की होने की क्या आती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, ठीक है। इसको बोला जाता है संभाव्यता प्रतिदर्शन। पहले इसका और इसको बोला जाता है असंभाव्यता। जहां पर इक्वल हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल the population have an equal of participating in the study. असंभावित प्रदर्शन।
एक बार मैं देखती हूँ इसमें से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक बार उससे रिलेटेड एक बार मैं इसमें चेक करती हूँ। ओके देखिए इसमें एग्ज़ाम में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका जो है वो पूछे गए हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से, टेक्निक से, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करके एक व्हाट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, एक इक्वल चांसेस होते हैं हमारे क्वांटिटी यानी कि एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसके लिए हमारे पास में क्या है, जो भी संभावनाएं होती हैं वो समान होती हैं, और हमारे पास में नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास में कोई भी एक सैम्पलिंग के इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपटीशन का जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से, क्लस्टर सैम्पलिंग से, स्नोबॉल सैम्पलिंग से और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से। ओके तो डायरेक्टली आपसे एक टेबल के थ्रू भी पूछ सकता है कि यहाँ पर सारे नाम दे दे और क्रॉस आपसे क्या किया जाए, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, और डायरेक्टली आपसे इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। तो अब आपको ये पॉइंट जो है इसके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको हिंदी में इसमें लिखवा देती हूँ एक बार। जब प्रतिचयन विधि में ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों को प्रतिदर्श का हिस्सा बनने का समान अवसर
नहीं दिया जाता है तो इस विधि को गैर संभावित प्रदर्शन कहा जाता है। इस तकनीक के तहत जनसंख्या की इकाई से जुड़ी कोई संभावना नहीं है और चयन शोधकर्ता के व्यक्तिपरक निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए सैंपल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लिए, इसलिए सैंपल द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को सैंपल से पूरी आबादी के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे ये कह रहा है, हम लोग अभी किसका देख रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर जब प्रतिचयन हम विधि के अंदर ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों को प्रतिदर्श का हिस्सा बनने का समान अवसर क्या दे रहे हो, नहीं दिया जा रहा। जहां पर इक्वल चांस नहीं है दैट मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां इक्वल चांस है वहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इस विधि को, ये क्या है, टेक्निक्स है, तो इस विधि को गैर संभावित प्रदर्शन क्या है कहा जाता है। इस तकनीक के अंदर से जनसंख्या की इकाई से जुड़ी हुई कोई भी संभावना नहीं है और ये चेन शोधकर्ता के जो भी व्यक्ति पर, उनके जो निर्णय पर क्या होता है, उनके डिसीजन पर बेस्ड होता है। इसीलिए इस सैंपल द्वारा निकाले गए जो भी निष्कर्ष है पूरे आबादी के पूरी के लिए क्या है, आप उसको अनुमान नहीं लगा सकते हो कि आप उस पे पूरे पे क्या है वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नमूनीकरण, जो इसके अंदर हमारे पास में संभावित जो भी है उसका देखते हैं हम लोग पहले।
ये तो हम लोगों ने बात करी किसकी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जहां पर इक्वल चांसेस नहीं होते। अब बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को बोला जाता है संभाव्यता नमूनाकरण या फिर इसमें सैम्पलिंग विधि। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तकनीक जिसमें जनसंख्या के विषयों को प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का समान अवसर मिलता है। इसे ही पंजीकरण नमूनाकरण के नाम से जाना जाता है। एक नमूनाकरण विधि में जिसमें यह ज्ञात नहीं है नहीं है कि जनसंख्या में से किस व्यक्ति को एक नमूने के रूप में किस व्यक्ति के नमूने को चुना जाएगा, वैसे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो कि नमूनाकरण तकनीक जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का एक समान अवसर मिलता है, उसे ही इस नाम से जाना जाता है। बस यहाँ तक लिखो, दैट्स। इसके बाद में फिर हम लोग उसमें, और जिसमें समान अवसर नहीं मिलता है, जहाँ पर इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, दैट मीन्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग,
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन यहीं से ही अपने पास में डायरेक्टली पूछा जाता है, टाइप में से बनता है। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि अब हम इसके अब इजी से जो सैम्पलिंग मेथड है वो हम लोग टेक्निक्स देखते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, वही मेथड ऑफ सैम्पलिंग की सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने आपको कल अलग अलग करके बताया था, आज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे इनके टाइप्स में कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन सी होती है, राइट। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग बात करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट क्लास में जो हमने टेबल पढ़ी थी उसी को हम लोग और एक इजी वे बनाते हैं। उसमें से क्वेश्चन क्रैक होता है, वो एक टेबल मैंने आपको बनवाई और एक टेबल मैं आपको और अब बनवा रही हूँ इसकी, जिसमें अब आप क्या होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सेकेंड, फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को बोलते हैं, मैं हिंदी में भी लिखवा देती हूँ, इसको तो बोलते हैं संभाव्यता टेक्निक और इसको गैर संभाव्यता। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को बोला जाता है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, साधारण प्रतिदर्शन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, मैंने आपको बताया था लॉटरी विधि, ठीक है, लॉटरी इसी में आती है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब किसके पार्ट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर फर्स्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग,
नेक्स्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये सारी सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होता ही बनता है। लास्ट मैंने आपको एक टेबल लास्ट क्लास में बनवाई थी और एक टेबल मैंने अब बनवाई है, दोनों को दोनों मतलब है सब कुछ वही कंटेंट कि आपके वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वही दोनों, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट कर दिया है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स अलग कर दिए हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के, राइट। तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में पहले तो आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, देन इसके बाद अब आपको फिर इसके क्या है, इनके ये टाइप्स क्लियर होने चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से आते हैं। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट है जो हमारे पास में, जिसको बोला जाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। इसमें से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंपटीशन एग्जाम में कैसा इसका आया हुआ है क्या। अब मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके कंपटीशन एग्जाम में, या तो वो डायरेक्टली आपसे व्हाट इज, या फिर आपसे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि इस तरीके से डिवाइडेशन है, इस तरीके से ग्रुप में बांटा गया है, या इक्वली एक नमूने हर नमूने में से सेलेक्ट किया गया है, या एक सिस्टमेटिक किया गया है, या पूरे ग्रुप में से किया हुआ है, या एक स्नोबॉल यानी कि जो सैम्पलिंग है, मतलब सबका एक जजमेंट करके किया गया है सैम्पलिंग। तो सबके इनके एग्जाम्पल के थ्रू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन से भी, राइट। तो फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहां पर एक प्रत्येक नमूने के अंदर से ये हमारे पास में क्या है, एक सिंपली क्या है उसको रेंडमली सैंपल्स को क्या है कलेक्ट किया जाता है, सैंपल उसमें से लिया जाता है, रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहां पर एज और पर्सन्स, लिटरेट, ग्रुप्स, इन सब के अंदर एक डिवाइड यानी कि क्या होते हैं, ये बटा हुआ होता है। कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, क्या कि स्ट्रेटिफाइड जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें डिवाइडेशन है ग्रुप के अंदर कि इतनी तो जनरल की है, इतनी कैटेगरी उसकी ओबीसी की, इतनी है, फिर उसके अंदर भी कट ऑफ का अलग निकलना। तो एक वो क्या होता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। सिस्टमैटिक जो एक क्या हो, एक सिस्टमैटिक वे में हो, सिंपल। एक क्लस्टर सैम्पलिंग जो क्या होती है ग्रुप में की जाती है। कन्वीनियंस जो एक सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग हो। जजमेंट जो एक जज करके की जाती है। कोटा जो कोटा पूरा कोटा यानी कि
जैसे कि 500 सीट मैंने निकाली तो 500 सबकी, उसी में जनरल, उसी में सब कुछ ओबीसी, उसी में ये, फिर उसकी कट ऑफ निकली, उसी के अंदर वो सब कुछ सब, यानी कि 74 कट ऑफ गई, उसी में ओबीसी, उसी में एसटी, उसी में सब कुछ, इंडिविजुअली सबकी कोई नहीं है, तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जो एक व्यक्ति द्वारा क्या होती है, वो चुनी जाती है, और जैसे कि, और वो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पर्सन से हो, सो वो होती है हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। क्लियर? और लास्ट वाली क्लास में मैंने भी आपको वही कराया था कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि लॉटरी विधि, ये इसके टाइप्स होते हैं। लॉटरी सिंपल यानी कि सिंपली, यानी कि आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था लॉटरी विधि द्वारा, ड्रम वगैरह घुमाकर की जा रही है, तो वो किसके पार्ट है, वो सारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के हैं। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर जो कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बताती हूँ कि जो वन टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज रैंडम सैम्पलिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, लीनियर वगैरह बताइए। तो वन टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज, यानी कि जो प्रतिचयन रीति है वो किसके अंदर आता है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड किसके अंदर, रैंडम सैम्पलिंग का ही तो है, तो रैंडम सैम्पलिंग यानी कि देव प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग मेथड इज कॉल्ड, देव आधारित प्रतिचयन की रीति कहलाती है, यानी कि देव प्रतिचयन, यानी कि जो रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग मेथड इज कॉल्ड डेरिवेट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो जो हमारे पास में देव आधारित जो प्रतिचयन रीति है वो क्या कहलाती है, हमारे पास में रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। क्लियर? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखो पूछा गया कंपटीशन में। फिर बोला गया है कि अगर आप किसी भी समग्र की कंप्लीट यानी कि सभी इकाइयों की स्टडी कर रहे हो तो वो किसके अंदर आता है, द स्टडी ऑफ होल यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स इन डन बाय मेथड ऑफ, कौन सा मेथड है, सेंसस मेथड है, सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग में तो पूरे की स्टडी को करते हो आप, कुछ किस कर रही हो। सेंसस में जिसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन, वो जिसमें पूरे की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंसस मेथड। तो देख लो आ गया ना क्वेश्चन यही वाला। ओके ओके देखो स्टूडेंट्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जो इसकी सैम्पलिंग में इसके और इसके क्वेश्चंस देखती हूँ इम्पॉर्टेंट, और इसके आए हुए हैं क्या।
देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में कि क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या माध्य से प्रतिदर्श माध्य में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। यानी कि जो भी हमारे पास जनसंख्या माध्य उसमें जो भी प्रतिदर्श माध्य में परिवर्तन है वो नमूनीकरण की त्रुटि के कारण होता है, या डेटा को गलत अपन ने कलेक्ट कर लिया उसके कारण होता है, या शोधकर्ता के पक्षपाती रवैये के अकॉर्डिंग होता है, या उपयुक्त सभी के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला अगर जनसंख्या माध्य से अगर प्रतिदर्श माध्य में परिवर्तन किसके कारण होता है, उसके सैम्पलिंग के कारण, उसका जो आपने सैंपल जो लिया है नमूनीकरण त्रुटि के कारण। देखो आ गया ना क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी जनसंख्या में से सदस्यों के आरंभिक समूहों को सूचना प्रदाता मानते हुए कोई सूची या प्रतिदर्श बनाने की तकनीक क्या कहलाती है। अगर कोई जनसंख्या में से सदस्यों के आरंभिक समूहों को सूचना प्रदाता मानते हुए सूची या प्रतिदर्श बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, बताइए। इसका क्वेश्चन है कोटा, स्नोबॉल, सुविधाजनक, सुविधापूर्ण, या फिर हमारे पास पूछा गया सिस्टमैटिक। अगर कोई जनसंख्या के में से सदस्यों के आरंभिक समूह को सूचना प्रदाता व मानते हुए कोई भी सूची या बनाई जाती है तो उसको बोला जाता है स्नोबॉल टेक्निक सैम्पलिंग बोली जाती है। ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चन में। जो स्नोबॉल सैम्पलिंग और मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर ब्रह्मांड के सभी एक छोटे के हिस्से को ध्यान में केंद्रित करके प्रकृति को समझने में क्या करता है, मदद करता है। वो कौन सी सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अगर प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है तो प्रतिचयन में त्रुटि बढ़ती है, कम होती है, या परिवर्तित नहीं होती है। जैसे जैसे प्रतिदर्श का आकार बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिचयन में त्रुटि क्या होती है, कम होती है। क्लियर। क्योंकि उसमें गलतियां होने के चांसेस कम होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एक निश्चित हाई स्कूल में 281 सोफोमोर्स में 242 तो जूनियर्स हैं, 42 जूनियर्स और 529 सीनियर में से 35 सोफोमोर्स और 36 जूनियर्स और 33 सीनियर्स को यादृच्छिक चुना जाता है, तो यहाँ उपयोग की जाने वाली कौन सी टेक्निक है, बताइए। कौन सी है जहाँ पे डायरेक्टली आप कर रहे हो, जहाँ पर तो इसको बोला जाता है हमारे पास स्त्रीगत यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी नहीं, ये तो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखो इसमें और क्वेश्चंस बने गए हैं कंपटीशन के, मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है,
तो अब आपको ये चीज़ें इसके क्वेश्चंस पता लग गए हैं कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली वो इंडिविजुअली पूछ लेगा विथ एग्जाम्पल, या फिर उनके टाइप में से, या फिर इस टेबल में से, या फिर लास्ट क्लास में जो टेबल कराई है उसमें से। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो टॉपिक है, जो हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की जो बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग वगैरह, इनके जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये वाला इंटरेस्टिंग था वैसे वो वाला इंटरेस्टिंग है। इस टेक्निक के अंदर बेटा नेक्स्ट वाली इसी से रिलेट होती हुई है। नेक्स्ट वाली का नाम है एडिटिंग ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एरर। अब आप बोलोगे मैम अब आप एडिटिंग करना भी सिखा रहे हो, ये एडिटिंग क्या होती है? डेटा भी आपने कलेक्ट करवा लिया, डेटा भी हमने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एडिटिंग ऑफ डेटा की। एडिटिंग ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एरर। इससे पहले एक बार हम लोग देख लें कि इससे कोई टॉपिक हमारा इसमें कोई छूटा तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ये देख लो कि मेरिट्स और डीमेरिट्स के, कि मेरिट्स की अगर हम लोग बात करें रैंडम सैम्पलिंग की, तो इसमें अनबेस्ड मेथड होता है, ये पक्षपात रहित विधि होती है, क्योंकि इसके अंदर सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर रहता है। इसलिए क्या करते हैं, इसको इकाई के चुने जाने पर अनुसंधान करता करता अपने व्यक्तिगत विचारों और धारणाओं का भी प्रभाव भी नहीं पड़ता, इसलिए ये विधि क्या है? पक्षपात रहित है। पक्षपात रहित विधि, अनबाइज्ड मेथड। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ भी ले लोगे, नहीं। ये क्या है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं होता, ये अनबेस्ड अनबाइज्ड होती है, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर। इस विधि में प्रतिचयन सैम्पलिंग एरर का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर माप किया जाता है, और ये इकोनॉमिकली होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये क्या होता है? रिलायबिलिटी होती है। नेक्स्ट, तो इसके अंदर ये तो आप ये ध्यान रखना, और इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है बेटा, ये तो आप इतना पढ़ चुके हो रहे हो तो अपने आप मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके बना लिया करो। अगर हम लोग बोले इसके डीमेरिट्स की, कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट, अवॉइडेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम, इंडिपेंडेंट यूनिट्स, राइट। तो ये क्या है, इसके सारे हमारे पास में डीमेरिट्स है, राइट। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एरर। एडिटिंग ऑफ डेटा स्टैटिस्टिकल एरर। समंकों का संपादन एवं सांख्यिकीय विवरण।
यानी कि जो भी संपादक हैं उनका समंकों का जो भी हमारे पास में समंकों का संपादन यानी कि डेटा को एडिटिंग करना और उसके एरर यानी कि हमारे पास में क्या है इसके सांख्यिकी विवरण। यानी कि देखिए इसमें हमारे पास में जो भी संग्रहित जो भी समंक होते हैं, जो भी हम डेटा जो भी कलेक्ट करते हैं उसमें अनेक अशुद्धियाँ, अपूर्णताएं, अनियमितताएं पाई जाती है और उनको क्या करते हैं हम लोग उपयोग में लाने के लिए पूर्व उसकी जाँच की आवश्यकता होती है। भाई उसकी टेस्ट तो करेंगे ना, वो इनसे संबंधित जो भी भूल होती है, जो भी त्रुटियाँ होती है उसका पता लगाया जाता है, फिर उनको दूर करने के लिए संशोधन किए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या करते हैं उनकी स्टडी की जाती है जिसके अंदर योग्यता, कुशलता, लगन इन सब की आवश्यकता होती है और उन्हीं के संपदों के जो भी समंकों के जो भी संपादन उनके परिणाम की शुद्धता पर ही क्या होता है निर्भर रहता है। भाई आज कोई आप एडिटिंग कर रहे हो तो जब हमारा रिजल्ट हमारा एडिटिंग का जो रहता है वो क्या रहता है, आप क्या सोच के रखोगे कि हाँ यार जो भी हमारा रिजल्ट जो आएगा एडिट करने के बाद जो हमें पता लगेगा कि हमारा क्या रिजल्ट, जिसमें हमें ज्ञान एक विशिष्ट चातुर्य की क्या होती है हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि आज हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको भाई आप लोग सही भी तो सिस्टमेटिकली भी तो अरेंज करोगे ही करोगे ना, एडिटिंग थोड़ी करोगे ही, तो वो होता है हमारे पास एडिटिंग ऑफ डेटा। तो एडिटिंग किसकी की जाती है, प्राइमरी या सेकेंडरी में? तो प्रथम प्राथमिक समंकों का संपादन यानी कि एडिटिंग दी प्राइमरी डेटा। भाई सेकेंडरी तो ऑलरेडी डेटा आ रहा है, आप उसमें बाद में वर्क कर रहे हो ना, तो डेटा आप किस पे, एडिटिंग ऑफ दी प्राइमरी डेटा। प्राथमिक जो भी हमारे पास समंक है प्रश्नावलियों के आधार पर यानी कि अपन लोग क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग अपन लोग फिल करवाते हैं जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ, भूल, अनियमितता की संभावना रहती है और लापरवाही, उदासीनता के कारण ही स्पष्ट अपूर्ण भ्रामकता होती है। इसी कारण से क्या है कई प्रकार के पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं और इसमें प्रश्नावली अनुसूचियों की गहन जांच करके आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं और या फिर उन सूचकों को वापस भेजा जाता है जिनसे उन पर ठीक उत्तर किए जा सके और पूरा करवाया जा सके। देखो इसमें क्या होता है कि आज हम कोई भी क्वेश्चनियर वगैरह फिल करवाते हैं तो कैसे पता कि वो करेक्ट है, क्या है, सही है, गलत है, क्या है, नहीं पता हो रहा था ना। तो उसके लिए हमारे पास इसमें को काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं हम लोग जो डेटा फिल करवाते हैं तो आजकल क्या करते हैं बाहर भी वैसे भी इसका प्राइमरी बेसिस पे वर्क होने लग गया कि हम लोग डेटा कलेक्ट करके वो सामने बस वो थोड़ा पैसा लेते हैं तो उस पर रिसर्च क्या वो काम करके दे देते हैं। तो वो काम करके देते हैं तो उसमें जो भी गलतियाँ उनको सुधारा जाता है, उसमें क्या एडिटिंग की जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये होता है हमारे पास एडिटिंग ऑफ डेटा, किसका, प्राइमरी डेटा का। तो हमारे पास में इसको हम लिख लेते हैं एडिटिंग द प्राइमरी डेटा। प्राथमिक अथवा मौलिक समंकों का संग्रहण अधिकांश अनुसूचियों या प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिनमें
अनेक प्रकार की अशुद्धियों भूलों एवं अनियमितताओं की संभावना रहती है। सूचकों की लापरवाही व भ्रम व उदासीनता के कारण अनेक प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट, अपूर्ण और भ्रामक होते हैं। इसी कारण पक्षपात के कारण उनके जो रिजल्ट है वो क्या नहीं आ पाते, सही नहीं आ पाते। इसलिए वापस फिर उनको एडिट करके उनके लिए भेजा जाता है। फिर एडिट करके जो रिजल्ट आता है फिर उन्हीं रिजल्ट है उन्हीं के ऊपर क्या होता है वो बेस्ड होता है। फिर हो सकता है कि कई जो भी क्वेश्चन हो अगर गलत हो उनको हमको एडिट भी करना पड़ता है, सही भी करना पड़ता है। जैसा हो सकता है हमें जो एक्चुअल में जो रिजल्ट है हमें वो नहीं मिल रहा और ये आना चाहिए, गलत आता है, उसको एडिट करके सही किया जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में जो प्राइमरी डेटा की जो एडिटिंग है वो किस तरीके से की जाती है और वो क्यों की जाती है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्टली एडिट करने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होता ही होगा ना। तो वो हम लोग प्रोसेस देखते हैं इसका कि कौन कौन से हैं प्रोसेस ऑफ एडिटिंग का। संपादन की प्रक्रिया। फर्स्ट है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। ये प्रोसेस है, ये सीक्वेंस में चलेगा। संगति के लिए संपादन, ओके। नेक्स्ट है एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता के लिए संपादन, नेक्स्ट है एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस।
शुद्धता के लिए संपादन, नेक्स्ट है एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, परिशुद्धता के लिए संपादन, परिशुद्धता के लिए संपादन। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में वो है एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी की, जो भी हमारे पास क्वेश्चनियर है उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी उत्तर की सत्यता के प्रश्नों के पारस्परिक परिशक्षण की करके ज्ञात किया जाता है। यदि उत्तर परस्पर विरोधी है तो निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर सही है कौन सा नहीं है। इस प्रश्नावली में अधिकांश उत्तर असंगत होते हैं, इसलिए अस्वीकार कर देना चाहिए ताकि भ्रामक जो भी ना हो सके। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास में एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी के अंदर कि हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि मैंने गूगल फॉर्म बनाया और गूगल फॉर्म में जो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आया सेम, मतलब एक क्वेश्चन था उसका कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिजिटल जो सर्विसेज है ये सबसे ज़्यादा अकाउंट किसके पब्लिक में कि कौन सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवा रहा है, एसबीआई में खुलवा रहा है, एचडीएफसी में खुलवा रहा है, प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में अकाउंट तो खुलवा ओपन रहते हैं सबके, या डिजिटल सर्विस तो सभी के यूज़ में, तो एक्चुअल में मुझे पता नहीं पड़ पा रहा है। तो इसके लिए इसमें इन्होंने बोला कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर निर्णय करना पड़ता है कि कौन सा इसका उत्तर सही। अपन को खुद को भाई सामने से हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया, आंसर आ गया, लेकिन उसको देख के जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आंसर सही है, ये नहीं हो सकता, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग उसका जो आंसर सही होना चाहिए वो उसमें क्या करते हैं, उसको एडिटिंग की जाती है अकॉर्डिंग। ठीक है, एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी के अंदर इसमें कभी कभी प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चनियर के अंदर एक रूपता का अभाव होता है कि जो क्वेश्चन जो भी टाइटल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं, समान क्वेश्चन नहीं हो रहे होते हैं। समान दैट मीन्स कि आपके उससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहे होते हैं, भिन्न भिन्न यानी कि इकाइयों में उसमें होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा तरीका होता है कि एक्चुअल रिजल्ट नहीं निकल पाता है, तो उस एक्चुअल रिजल्ट के लिए फिर हमको क्या करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी होती है। फिर हम कंप्लीटनेस के एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट निकल कर आना चाहिए वो इन्हीं से नहीं आ रहा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन ईयर में, तो उसके अंदर हम लोगों को क्या है, जो भी हमारे कि संपादक में कभी कभी भली भांति ये देख लेना चाहिए कि वो क्वेश्चन ईयर पूरा है या नहीं है। क्वेश्चन ईयर पूरा करने के यानी कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमारे पास में कि जो हमारे जो क्वेश्चन है वो कैंसिल नहीं हो, गलत नहीं हो और सही हो, जो भी ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड हो, यानी कि हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट यानी कि अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या की जाती है, एडिटिंग की जाती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी सबसे कठिन क्रिया है ये। इसके अंदर हमारे पास में जो भी अनुसंधान करते हुए करते हैं अनुसूचियों में आलोचनात्मक विश्लेषण करके यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्व की हमारे पास में जो भी हम एक्यूरेसी है अपने विवेक से, अपने कौशल से, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है इसमें काम किया जाता है, एक्यूरेसी टेस्ट की जाती है, एडिटिंग की जाती है। तो ये हम लोग सब किसकी कर रहे हैं, हम लोग प्राइमरी डेटा की, जो प्राइमरी डेटा की क्या की जाती है, एडिटिंग की जाती है। जो हम लोग गूगल फॉर्म, जो क्वेश्चनियर जो हम लोग फिल करवाते हैं, जो प्रश्नावली जो हम लोग फिल करवाते हैं, उसमें पहले हम लोग जो प्रोसेस होता है वो कंसिस्टेंसी देखी जाती है, यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। यूनिफॉर्मिटी के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो गूगल फॉर्म है कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट किया जाता है, तभी हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा रिजल्ट है पूरा हो पाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ये देखा जाता है कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। क्लियर? तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये प्रोसेस ऑफ एडिटिंग बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे।
ओके, ये तो आपको एडिटिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एरर। ये तो हमारा एडिटिंग ऑफ डेटा था, अब हमारा स्टैटिस्टिकल एरर। कि व्यवहारिक रूप में जो परफेक्ट एक्यूरेसी को प्राप्त करना केवल मात्र है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो जाए, इसके लिए इसको मेजरमेंट को सही तरीके से परिशुद्धता में संभव हो सके। पूर्णतः शुद्ध माप का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक उसी प्रकार उसको सीधी रेखा में पूर्ण द्रव्य नहीं हो। जैसे सांख्यिकी विज्ञान में यदि किसी बात को ठीक उस रूप में न बताया जाए जैसे कि वास्तव में है, उन अशुद्धियों को, विवरण त्रुटियों को संख्या दी जाती है। सांख्यिकी विवरण से आज से वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर से है। इसमें तथ्यों का जो भी संग्रहण है अनुमान आधारित किया जाता है। परिशुद्धता संभव नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारे पास में क्या है, इसमें जो भी त्रुटि है, जो भी सांख्यिकी, जो भी हमारे पास गलतियां जो हो जाती है, ये जानबूझकर तो नहीं की जाती, ये अनिच्छिक होती है। क्या होती है? ये अनिच्छिक होती है, ये जानबूझकर नहीं की जाती है। एरर क्या है? ये अनिच्छिक होती है। भाई एरर तो अपन जानबूझकर थोड़ी करते हैं, हो जाता है गलती से, तथा जानबूझकर नहीं की जाती है। क्लियर? तो अब हम लोग पहले एक बहुत अच्छा, ये आपको ध्यान रखना, एरर जो है हमारे पास में ये जानबूझकर नहीं की जाती है और ये हमारे पास अनिश्चित होती है। इसी के साथ साथ मैं एक बहुत आपको एक अच्छी चीज़ कराती हूँ इसी के अंदर ही, कि जो एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड स्टैटिस्टिकल एरर। अशुद्धि और विभ्रम, एरर और मिस्टेक। ठीक है, पहले फर्स्ट नेचर, प्रकृति। ये क्या है? मिस्टेक जानबूझकर की जाती है। और ये है अनिश्चित होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ओरिजिन, उत्पत्ति। अशुद्धि गलत रीतियों का प्रयोग करने तथा वे अज्ञानता के कारण। भाई जिस चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है,
अज्ञानता के कारण उदय होती है। यह वास्तविक रूप से अलग होने के कारण होती है। नेक्स्ट, एस्टिमेट अनुमान। अशुद्धियों को अनुमानित करना कठिन है। विभ्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। जो भी एरर है उसका अनुमान लगाना। नेक्स्ट है रोकथाम, प्रिवेंशन। सावधानी रखने पर अशुद्धि की रोकथाम की जा सकती है। विभ्रम को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि सांख्यिकी की प्रकृति ही इस पर निर्भर है। क्लियर? नेक्स्ट है जो मिस्टेक है, ये किसी भी स्तर पर की जा सकती है। अशुद्धि, और विभ्रम सामग्री के कलेक्शन के विश्लेषण पर ही स्थिर होती है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें से अशुद्धि और मिस्टर विभ्रम में से कि अशुद्धि क्या होती है। अशुद्धि जो है वो जानबूझकर की जाती है, ये जानबूझकर नहीं की जाती है। गलत तरीका उपयोग करके, सावधानी, अज्ञानता, अगर आपको नॉलेज नहीं उसके कारण होती है। ये अनुमानित करना अशुद्धि को बहुत कठिन है। मिस्टेक अगर कोई हो जाती है तो सावधानी रखने पर अशुद्धि की रोकथाम की जा सकती है। अगर आप कोई सोच रहे नहीं करना, अच्छे से ध्यान से करोगे तो आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर अशुद्धि को ये किसी भी स्तर पर की जा सकती है, और ये जो हमारे पास में ये जानबूझकर नहीं की जाती है, ये जो एरर है ये वास्तविक रूप से अलग कारण से होता है, और किसी भी तरीके कोई भी एरर आ जाए इसके अंदर
और विवरण का अनुमान लगाया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता इसको, क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है इसकी। विवरण सामग्री विश्लेषण के स्तर पर होती है, ठीक है। विश्लेषण का जो अपन एनालिसिस करते हैं तभी पता लगता है कोई ना कोई एरर है, राइट। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी, सैम्पलर टेक्निक्स पढ़ा, हम लोगों ने लास्ट क्लास वाली टेबल पढ़ी, अभी टेबल पढ़ी, हम लोगों ने उसके टाइप्स देखे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी, प्रोबेबिलिटी के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ी, हम लोगों ने क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग पढ़ी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी। उसे और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने जजमेंट सैम्पलिंग पढ़ी, कोटा सैम्पलिंग पढ़ी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग पढ़ी। ओके, तो ये सब किसके हैं हमारे पास में, नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में हम लोग आए एडिटिंग ऑफ डेटा की, प्राइमरी डेटा की कैसे एडिटिंग की जाती है। दैन उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं किसके, स्टैटिस्टिकल एरर। पहले एरर देखा, जो एरर जो जानबूझकर की नहीं की जाती है, अनिश्चित होती है, और उसके अंदर हम लोगों ने हम डिफरेंस बिटवीन जो भी एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पुटअप होता है एडिटिंग ऑफ डेटा का और स्टैटिस्टिकल एरर का, वो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब इसके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।